नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 13 मई 2021 और आज के करंट अफेयर के अंतर्गत जो हमको न्यूज़ देखनी है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना में अभी जनगणना हुई है। चाइना में जो जनगणना हुई है, उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है? ये प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बनने का कारण ये है कि ये वृद्धि 1% से भी कम रही है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत दिन से चल रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहां पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। चाइना की जो ये 7वीं जनगणना की गई, जो कि हर 10 साल पर एक बार की जाती है, तो इसमें ये पाया गया कि 0.53% ही यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। 2020 में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन दर्ज की गई है। 2010 में ये जनसंख्या 72 जितना भी थी, उससे 72 मिलियन ज्यादा है। टोटल देखा जाए तो ये 5.38% की वृद्धि इसमें की गई है। कहने का मतलब यह है कि औसत वार्षिक जो वृद्धि दर है वो केवल 0.53% रही है, लेकिन टोटल 10 साल में जो वृद्धि हुई है वो 5.38% रही है। तो अगर आपसे पूरे दशक की पूछी जाए तो 5.38% कहेंगे, और अगर केवल वार्षिक पूछी जाए तो 0.53 कहेंगे। पूछा ऐसे जाएगा इसको कि कौन सा देश है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर 1% से भी कम रही है, जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है। अगला एक प्रश्न है, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति की जानी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला अभी पुदुचेरी जो है वो चौथा राज्य बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये चौथा है ऐसा। इसके पहले अगर बात की जाए तो गोवा, तेलंगाना और अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। जल जीवन मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शंस, यानी कि टोटी वाला जो नल होता है पाइपलाइन लगा के, उसके माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। और ये जो अभियान है, ये जल शक्ति मंत्रालय जो हमारे यहाँ का है, उसके तहत कार्यान्वित हो रहा है। 2-3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको। एक तो इसका लक्ष्य कब तक का है, तो 2024। कितने अभी तक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको पूर्ण कर लिया है, तो गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में अब पुदुचेरी चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। और किस मंत्रालय के तहत ये कार्यान्वित हो रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अक्सर चर्चा में रहता है। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सर्वप्रथम किस जनगणना के बाद तैयार किया गया? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो एक नागरिकता अधिनियम 1955 बना था। नागरिकता अधिनियम 1955 में बात ये कही गई कि भारतीय नागरिक के रूप में पात्र व्यक्तियों के बारे में जनांकिक विवरण शामिल किया जाएगा, और उसको उसमें शामिल किया गया। और सबसे पहले इस रजिस्टर को 1951 की जनगणना के बाद में तैयार किया गया था। भारत में अगर अभी तक बात की जाए तो केवल असम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी तक का कुछ डेटाबेस जो तैयार किया गया है इसके बारे में केवल वही तैयार किया गया है। कुछ समय पूर्व तक अभी ये अपडेट नहीं किया गया है। 1951 की जनगणना के बाद इसको तैयार किया गया था। इसके बाद कुछ समय पूर्व तक कभी भी इसको अद्यतन या अपडेट नहीं किया गया था, और अभी केवल असम में ये किया गया है, इसका डेटाबेस तैयार किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2021-22 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? जहां पर भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ अलग करने की बात होती है, वहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। 2021-22 के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यक्रम को 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो मिशन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये करना क्या चाहता है, कौन सा इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एमआईडीएच, एकीकृत बागवानी विकास मिशन का पर्पज क्या है। तो ये जो मिशन है या योजना है, इसके अंतर्गत जो भी सब्जियां हैं, जड़ हैं, कंद फसलें हैं, जैसे मसाले हैं, मशरूम है, नारियल है, काजू है, और बहुत सारे पौधे, जो सुगंधित पौधे भी इसमें शामिल किए जाते हैं, इनको कवर किया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ये कौन कौन सी चीजों को कवर करता है। और ये जो मिशन है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली न्यूज है,
ओसिरिस रेक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? ओसिरिस रेक्स मिशन ये एक नासा का मिशन है। ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा नाम। ये जो मिशन है ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। ये मिशन क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड है और एक विशेष क्षुद्र ग्रह है बेनू। बेनू पर यह मिशन भेजा गया था 2016 में और ये अब वहां से लौटने की तैयारी में है। वहां से ये लौट कर आएगा 2016 में गया था और ये आएगा 23 तक। तो 2016 में गया था, इतने लंबे समय तक ये वेन्यू पे क्या करने गया था ये जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वेन्यू एक क्षुद्र ग्रह है और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये ज्योग्राफी में आपने बेसिक नॉलेज आपको होगा, आपने पढ़ा होगा। क्षुद्र ग्रह के साथ सबसे बड़ी जो विशेषता ये है कि जब हमारे पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ था उसी समय क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। ये ग्रहों के आकार के नहीं होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं। ग्रहों की तरह ये निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं लेकिन उतना निश्चित पथ भी इनका नहीं होता है। कहाँ से किसके बीच में पाए जाते हैं ये आप जरा बताइएगा। क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो ये एस्ट्रॉयड हैं इनसे अगर कुछ नमूने ले लिए जाएं तो हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हो जाएगी। ये वही वेन्यू क्षुद्र ग्रह पर गया है ओरिसिस रेक्स मिशन कि वहां से लेके कुछ मात्रा में वहां से क्या करेगा, वहां के धूल कण कुछ चट्टान लेके वहां से आएगा और उस पर रिसर्च की जाएगी और उसके रिसर्च से ये हमको पता चलेगा कि थोड़ी बहुत जानकारी हो पाएगी कि सौरमंडल अपना जो है वो कितना पुराना है और अपनी पृथ्वी के बारे में भी हम कुछ बात कर पाएंगे। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम पे सीधा प्रश्न बनेगा कि ये क्या है, तो ये एक वायु रक्षा प्रणाली है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि ये कहाँ की वायु रक्षा प्रणाली है? तो आयरन डोम ये वायु रक्षा प्रणाली है कहाँ की? इजराइल की। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है और अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर हवाई हमले जब किए तो गाजा के हमास समूह ने रॉकेटों के साथ जवाबी कार्रवाई की और इन रॉकेटों को इजरायली आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिया। यानी कि ये एक इंटरसेप्टर है और आयरन डोम ने इसको क्या किया, इंटरसेप्ट कर दिया, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। तो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, अगर इसराइल पे कोई हमला कर रहा है उसके पास आयरन डोम है तो वो हवा में ही उसको नष्ट कर देगा, इससे उसका नुकसान नहीं होगा। ये किसी भी मिसाइल या रॉकेट को बेअसर करने में सक्षम है। शार्ट रेंज ग्राउंड एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आपसे दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि ये इसकी रेंज क्या है? तो ये शार्ट रेंज है, बहुत ज्यादा इसकी दूरी नहीं है, मारक क्षमता ज्यादा नहीं है और एयर टू एयर हवा में हवा, हवा से हवा में मार करने वाला है। हाल ही में किसे प्रस्तावित बैड बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये बैड बैंक क्या है। बैड बैंक एक वित्तीय संगठन अभी बनाया गया था ऐसे बैंकों का जो खराब संपत्ति, बैड एसेस्ट वाले भी हैं, उधारकर्ताओं उधारदाताओं की खराब संपत्ति को ये बैंक लेते हैं। एक वित्तीय संगठन है जो उधारदाताओं की जो भी बैड एसेस्ट होती है उसको लेते हैं, तो इसको बैड बैंक बनाया गया। और ये जो संस्था है ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट होते हैं उनको बाजार मूल्य पर बैड बैंकों को बेच देती है। ठीक है, तो बैड बैंक जो है वो खराब संपत्तियों के कारण बनाए गए थे जो बैड एसेस्ट हैं और इनका सुझाव इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दिया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बताया था कि इसको बनाने की जरूरत है। अभी पद्म कुमार माधवन नायर ने इसके सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। नेशनल एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसी की एक प्रस्तावित इकाई माना जाता है बैड बैंक, ये ध्यान रखिएगा। 8-9 मई को किस युद्ध में मारे गए लोगों के स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाया जाता है? तो 8 से 9 मई को, 8 मई और 9 मई दोनों, 8 से 9 मई नहीं, 8 मई और 9 मई इसको ऐसे कहिए। ये जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था विश्व स्तर पर, जिसमें लगभग 70 देशों की थल जल वायु सभी प्रकार की सेनाओं ने भाग लिया था। तो 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 से 9 मई यानी 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान जो गंवाने वाले जवान थे, जिन्होंने जानें गंवाई थी और या फिर जो आम नागरिक थे, उनके स्मरण में सामंजस्य समय के रूप में घोषित किया। और यूएनजीए ने, ये जो यूएन जनरल असेंबली है, इसने युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ बैठक आयोजन करने का निर्णय लिया। तो इसके अवसर पर बैठक भी आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है बुखारेस्ट 9 किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के 9 देशों का एक समूह है? नाटो का नाम आपने सुना होगा। तो नाटो जो है
नाटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, स्थापित किया गया है। उसमें 9 देश हैं: बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया। ये सब एक यूरोप में आपको दिख जाएंगे, वहीं आसपास के सब देश हैं, मैप में इनको देखिएगा। इन्हीं को बुखारेस्ट 9 या B9 के नाम से जाना जाता है। ये नाटो गठबंधन में पूर्वी फ्लैंक की आवाज के रूप में जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशों को वर्चुअली संबोधित किया है, तो इस कारण से ये चर्चा में आए हैं। बुखारेस्ट 9 या B9 किससे रिलेटेड है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। देश 9 है, इसलिए बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ देश भी आप दिमाग में रखेंगे तो ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा तो सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? यजीदी जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एक यजीदीवाद है। यजीदीवाद एक धर्म है, और यजीदीवाद जो धर्म है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक अद्वैतवादी धर्म है, अद्वैतवाद को मानता है। यजीदी लोगों द्वारा जिसको इसका पालन किया जाता है, यानी कि जो पालन करते हैं उनको यजीदी कहा जाता है। और इनकी आबादी पूरी दुनिया भर में 7 लाख के लगभग है। जो यजीदी हैं उनकी आबादी 7 लाख के बराबर लगभग है। और ये जातीय रूप से अगर देखा जाए तो ये कुर्द हैं। क्या है? कुर्द हैं। उत्तरी इराक और सिंजर के आसपास के क्षेत्रों में ये रहते हैं। और अभी क्या हुआ है, इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली एक संयुक्त राष्ट्र की टीम ने घोषणा की, और इस बात के वहां पे प्रमाण मिले कि जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। जो इस्लामिक स्टेट है एक समय बहुत ज्यादा सक्रिय था और ऐसे कार्यों में लिप्त रहता था। तो यजीदी जो समुदाय है या यजीदी वाद को जो मानने वाले लोग हैं, उनका नरसंहार किया गया था। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है? लाइन ऑफ सेपरेशन। माउंट एवरेस्ट तक कोरोना ने दस्तक दी, और जो वहां पर जब पहुंचा तो वहां पर जो भी ये नेपाल के पर्वतारोही गए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कई लोग, उनमें इसके लक्षण पाए गए और वो पॉजिटिव पाए गए। तो अभी क्या किया चीन ने कि वो माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने की घोषणा उसने कर दिया, और उसने कहा ये चीन की ओर से जो जाने वाले पर्वतारोही हैं, उनको नेपाल से जो शिखर पर चढ़ने वाले लोग हैं, उनके संक्रमण से बचाने के लिए एक बीच में लाइन बना दी जाएगी, सीमा रेखा बना दी जाएगी, जिससे कि वो लोग आपस में मिले ना। मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है? सॉरी, आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है। ये जो मेढक की प्रजाति है, ये 32 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 3.25 किलोग्राम वजनी है, यानी इतना बड़ा मेढक। और इसको कहते हैं गोलियत मेढक, सबसे बड़ा जीवित मेढक इसको माना जा रहा है। और ये कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में एक छोटे से निवास स्थान में ये पाए जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, सोलोमन द्वीप में ग्रामीणों ने एक बड़े मेढक को देखा जो मानव के बच्चे के आकार का है, और इसे कॉर्नफर गप्पी मेढक कहा जाता है, जो सेराटोवेट्रासिटे परिवार से संबंधित है। परिवार का नाम आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे बड़ा जीवित मेढक ये गोलियत फ्रॉग है। और ये अभी क्या हो रहा है, इनके आवास के विनाश होने के कारण इनकी आबादी जो है वो कम हो रही है। और सोलोमन द्वीप में ग्रामीणों ने जो देखा है वो मानो के बच्चे के आकार का मेढक, इसे कॉर्नफर गप्पी मेढक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर बताएं, और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमको 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉल करें, जिससे जानकारी मिल जाए। और घर पर आप बैठे हैं या कहीं पर भी हैं, एग्जाम टल गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें। आरओ आरओ और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। थैंक यू सो मच।